सुपर आर्यन एपिसोड 31 से लेकर 35 तक। आर्यन अपनी नई तलवार को देख रहा था। वो तलवार 90% ठीक हो चुका था। आर्यन तलवार को देखते हुए बोला, आज से ये तलवार मेरा हुआ। क्या इस तलवार का कोई म्यान है? ये सुनकर जोगी बोला, नहीं, इस तलवार की कोई म्यान नहीं है, पर मेरे पास कुछ खाली म्यान है, तुम उसमें इस तलवार को रखने की कोशिश कर सकते हैं। जोगी म्यान लेने चला गया। वही आर्यन तलवार को देख रहा था। आर्यन को अपने नए तलवार को लगातार देखते हुए देख विजय बोला, भाई अब कितना देखेगा इसे, रख दे इसे। मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ इस तलवार को, आखिर इससे मेरा रिश्ता क्या है? आर्यन ने जवाब दिया, मुझे भी दिखा। विजय बोला। इतना बोलकर जैसे ही विजय ने तलवार को उठाया, वैसे ही विजय के हाथ में तेज झटका लगा और तलवार विजय के हाथ से छूट गया। ये देखकर आर्यन शॉक हो गया। आर्यन आश्चर्य में बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुमने तलवार क्यों छोड़ दी? पूर्ण विराम। जैसे ही मैंने तलवार उठाया तभी मेरे हाथ में एक तेज झटका लगा और ये तलवार मेरे हाथ से छूट गया, विजय बोला। विजय की बात सुनकर आर्यन, आदर्श और धैर्य एक दूसरे को देखने लगे। एक दूसरे को देखते हुए आर्यन बोला, धैर्य और आदर्श तुम दोनों बारी बारी कोशिश करो। आर्यन की बात सुनकर पहले धैर्य सामने आया और उसने तलवार उठाने की कोशिश की। जैसे ही धैर्य ने तलवार उठाया, उसे भी विजय की तरह तेज झटका लगा और उसके हाथ से भी तलवार छूट गया। ये देखकर चारों एक दूसरे को देखने लगे। धैर्य आर्यन को देखते हुए बोला, लगता है इस तलवार को आर्यन के अलावा कोई और धारण नहीं कर सकता। उसी वक्त वहां जोगी आ गया और बोला, सही बोल रहे हो बाबू, इस तलवार को सिर्फ इसका धारक ही सही से उठा सकता है। अगर किसी और ने ऐसा किया तो उसे तेज झटका लगेगा। आपको ये पता था? आर्यन ने पूछा। मुझे पता था इसके बारे में, मेरे दादाजी ने बताया था। जो भी इस तलवार को जागृत करेगा सिर्फ वही इसे चला पाएगा, जोगी बोला। और कुछ बताए इस तलवार के बारे में? आर्यन ने पूछा। दादाजी ने बताया था, अगर कोई इंसान इस तलवार को पूरी तरह से काबू कर ले तो उसके अलावा कोई और इस तलवार को हिला तक नहीं पाएगा, चाहे वो इंसान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, जोगी बोला। मतलब आर्यन अभी तक इस तलवार को पूरी तरह काबू नहीं कर पाया है? आदर्श जोगी की बात सुनते ही बोला, हाँ, इन्हें इस तलवार से आत्मा का संबंध बनाना होगा, तभी पूरी तरह काबू कर पाएंगे, जोगी बोला। आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं? आर्यन ने जोगी से पूछा। मुझे नहीं मालूम आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं, जोगी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, मैं इस बारे में जानकारी हासिल कर लूंगा, आप चिंता मत करो, आर्यन बोला। आप सबको कुछ और लेना है? जोगी ने पूछा। नहीं, हमने ले लिया है जो लेना है, आर्यन बोला। आदर्श ने तलवार, धैर्य ने एक धनुष और विजय ने कुछ नहीं लिया। ये देखकर आर्यन विजय से बोला, विजय तुमने कुछ नहीं लिया? नहीं यार, मेरे पास पैसे नहीं है हथियार लेने के लिए, विजय उदास मन से बोला। बस इतना, तुम चिंता मत करो, जो लेना है ले लो, पैसे मैं दे दूंगा, आर्यन विजय से बोला। विजय एक गरीब परिवार से था, इसलिए उसके पास ज्यादा हथियार नहीं थे, लेकिन विजय था बहुत प्रतिभाशाली, इसलिए उसके माता पिता उस पर बहुत खर्च करते थे। नहीं यार, रहने दे, बाद में ले लूंगा जब मेरे पास पैसे होंगे, विजय बोला। वो पैसे तुम बाद में मुझे दे देना, जोगी जी आप विजय के पसंद का हथियार उसे दे दीजिए, आर्यन जोगी से बोला। जोगी जानता था कि विजय को क्या पसंद है, इसलिए जोगी एक चाबुक उठा लाया। वो वही चाबुक था जिसे कब से विजय देखे जा रहा था। उस चाबुक को विजय के हाथ में थमा दिया। उस चाबुक को देखकर विजय खुश हो गया, क्योंकि चाबुक विजय को बहुत पसंद था। जब विजय ने साधना प्रारंभ किया तब उसके पिता ने उसे एक तलवार और चाबुक खरीद कर दिए थे, लेकिन एकेडमी के एंट्रेंस टेस्ट से पहले वो चाबुक टूट गया था। उसके बाद विजय ने दोबारा चाबुक नहीं खरीदा था। जोगी जी बिलिंग कर दीजिए, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर जोगी बिलिंग करने लगा। कुछ देर में बिलिंग कंप्लीट हो गई। जोगी बोला, 2000 कॉइन हुआ। इस दुनिया में रुपए, डॉलर आदि नहीं चलते थे, यहाँ सिर्फ डिजिटल कॉइन चलते थे जिसका पेमेंट ऑनलाइन होता था। क्या आपने इस तलवार की बिलिंग कर ली है? आर्यन अपनी नई तलवार को दिखाते हुए बोला। नहीं, आप उसे ऐसे ही ले जाओ, जोगी बोला। नहीं जोगी जी, ये तलवार मेरे लिए अनमोल है, एक काम करो, आप टोटल 3000 कॉइन ले लो, आर्यन अपने पास से एक कार्ड निकालकर जोगी को देते हुए बोला। आर्यन तुम हम सब का पे कर रहे हो, हम अपना कर लेंगे, आदर्श बोला। मैं पे कर देता हूँ, बाद में हम आपस में निपट लेंगे, आर्यन बोला। जोगी जी हम म्यान के बारे में भूल ही गए, म्यान लाइए, आर्यन अपने सिर में मारते हुए बोला। हाँ ये लीजिए तलवार की म्यान, जोगी म्यान देते हुए बोला। जोगी के हाथ से म्यान लेने के बाद आर्यन ने तलवार को म्यान में रखने की कोशिश की, लेकिन तलवार म्यान में फिट नहीं हुआ। ये देखकर आर्यन बोला, जोगी जी लगता है इस तलवार के लिए विशेष म्यान बनवानी होगी। अच्छा अब हम चलते हैं, बाद में म्यान के बारे सोचेंगे। जोगी ने पेमेंट कर ली, लेकिन उसने 3000 की जगह 2500 कॉइन ही लिए। पेमेंट करने के बाद आर्यन और उसके दोस्त लकी के पास गए। लकी अभी भी आराम कर रहा था। लकी का घाव पूरी तरह से ठीक हो गया था। जोगी जी कल तक इसे यही रहने दीजिए, मैं कल आऊंगा और इसे ले जाऊंगा, आप ये लेटर इसे दे दीजिएगा, आर्यन जोगी को एक लेटर देते हुए बोला। ठीक है, मैं इसे यही रहने देता हूँ, जोगी लेटर लेते हुए बोला। आर्यन और उसके दोस्त जोगी से विदा लेकर दुकान से निकल गया। जब आर्यन और उसके दोस्त दुकान से बाहर निकलकर एकेडमी की तरफ जाने लगे, तभी आर्यन ने महसूस किया कि सभी लोग उसी को और देख रहे हैं और बातें कर रहे थे। आर्यन ने इन सब पर ध्यान नहीं दिया और मार्केट से बाहर निकल गया। एकेडमी में पहुंचते पहुंचते खाना खाने का वक्त हो गया था। आर्यन और उसके दोस्त सीधे कैंटीन पहुंच गए।
कैंटीन पहुंचते ही आर्यन और उसके दोस्तों ने खाना ले लिए और खाना खाने लगे। तभी कोई उन सबके पास आया। जब आर्यन ने सिर उठा के देखा तो उसे दिखा कि वो कृतिका थी। कृतिका, आओ बैठो, खड़ी क्यों हो? आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। तुम सब ने मार्केट में क्या किया है जानते हो? पूरे एकेडमी में तुम्हारे ही चर्चे है। कृतिका गुस्से में बोली। क्या मार्केट की बात इतनी जल्दी पूरे एकेडमी में फैल गई? वाह आर्यन, अब तो हम और फेमस हो गए। धैर्य हंसते हुए बोला। हंसना बंद करो, तुम सब नहीं जानते कि उस दुर्जय के पीछे कौन कौन से बड़े लोग हैं। कृतिका गुस्से में बोली। देखो कृतिका, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि उस दुर्जय के पीछे कौन कौन है, लेकिन कोई मुझसे पंगा लेगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, चाहे वो कोई भी हो। आर्यन गंभीर होते हुए बोला। ठीक है छोड़ो, इन सबको अपना ख्याल रखना। कृतिका बोली। थैंक यू चिंता करने के लिए। आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। अच्छा चलो अब मैं चलती हूँ, कल क्लास में मिलते हैं। कृतिका इतना बोलकर वहां से चली गई। कृतिका के जाने के कुछ देर बाद आर्यन और उसके दोस्त खाना खाने बाद कैंटीन से निकलकर अपने रूम की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में आर्यन और उसके दोस्त रूम में पहुंच गए। रूम में जाते ही आर्यन आयामी दुनिया में चला गया। आयामी दुनिया में जाते ही आर्यन गुरुजी के पास गया और बोला, गुरुजी आज मुझे कुछ मिला है। तुम बहुत खुश लग रहे हो, ऐसा क्या मिला है तुम्हें? गुरुजी आर्यन को देखते हुए बोले। गुरुजी ये देखिए, इस तलवार को जिस वही निशान है जो मेरे हाथों पर है। आर्यन अपने नए तलवार को दिखाते हुए बोला। जैसे ही गुरुजी ने तलवार को पकड़ा उन्हें भी वही झटका लगा जैसे विजय, आदर्श और धैर्य को लगे था। ये देखकर कि वो इस तलवार को पकड़ नहीं पा रहे हैं तो गुरुजी आश्चर्य में पड़ गए। आर्यन में इस तलवार को क्यों नहीं पकड़ पाया? गुरुजी आश्चर्य में आर्यन से बोले। यही तो बात है गुरुजी, इस तलवार को मेरे अलावा कोई और नहीं पकड़ सकता है। आर्यन खुश होते हुए बोला। आर्यन उस तलवार को पकड़ गुरुजी को निशान दिखाने लगा। उस निशान को देखकर गुरुजी समझ गए कि ये तलवार किसी तरह आर्यन से जुड़ा हुआ है। गुरुजी उस तलवार के बारे में सोचने लगे, आखिर इस तलवार का रहस्य क्या है? तभी गुरुजी के कानों में आर्यन की आवाज सुनाई दी। आर्यन बोला, गुरुजी उस दुकानदार ने बताया कि अगर मैं इस तलवार से जुड़ जाऊं तो मेरे अलावा इस तलवार को कोई हिला तक नहीं पाएगा। क्या उस दुकानदार ने बताया कि तुम इस तलवार को किस तरह से पूरी तरह से जुड़ सकते हो? गुरुजी शांत भाव से बोले। गुरुजी उस दुकानदार ने बताया कि इस तलवार से पूरी तरह से जुड़ने के लिए मुझे इस तलवार से आत्मा का संबंध बनाना होगा, लेकिन उसे नहीं मालूम था कि किसी हथियार से आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं। आर्यन बोला। आत्मा का संबंध अर्थात ये तलवार एक दैवीय हथियार है। गुरुजी बोले। दैवीय हथियार पृथ्वी पर कैसे है? गुरुजी, और मैं इस तलवार से कैसे आत्मा का संबंध बनाया? आर्यन बोला। आर्यन में ये तो नहीं जानता कि ये दैवीय हथियार पृथ्वी पर कैसे आया, लेकिन मैं तुम्हें ये बता सकता हूँ कि इस तलवार से आत्मा का संबंध कैसे बनाते हैं। गुरुजी बोले। क्या सच में? बताइए गुरुजी, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? आर्यन खुश होते हुए बोला। आज से 7 दिनों तक तुम्हें हर रोज इस तलवार पर अपना खून गिरना होगा, साथ में इसी तलवार के साथ ध्यान करना होगा। गुरुजी बोले। क्या गुरुजी ये इतना आसान है? आर्यन बोला। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना आर्यन, जब तुम इस तलवार के साथ आत्मा का संबंध बना लोगे उसके बाद इस तलवार को तुम्हारे जीते जी कोई इस तलवार का उपयोग नहीं कर पाएगा। अगर किसी को इस तलवार का उपयोग करना होगा तो उसे तुम्हें मारना होगा। यही एक साइड इफेक्ट है किसी दैवीय हथियार के साथ आत्मा का संबंध बनाने का। गुरुजी बोले। गुरुजी, मैं ध्यान करने जा रहा हूँ। आर्यन इतना बोलकर गुफा को ओर चला गया। गुफा में जाने के बाद आर्यन ने एक खंजर निकाला और अपने हाथ को थोड़ा सा काटा और एक बूंद खून अपने तलवार पर गिरा दिया। जैसे ही आर्यन ने खून की एक बूंद तलवार पर गिराई तभी तलवार से चमक निकली और तलवार ने उस खून की बूंद को सोख लिया। जैसे ही तलवार ने खून सोखा तभी आर्यन को कुछ महसूस हुआ। आर्यन को ऐसा लगा कि कुछ जानकारी उसके दिमाग में गया हो। जब आर्यन ने अपने दिमाग को टटोला तो आर्यन को पता चला कि वो जानकारी तलवार की जानकारी थी। वो जानकारी थी कि ये तलवार एक आत्मीय दैवीय हथियार है। ये जानकर आर्यन खुश हो गया और अपने नए तलवार को गोद में रखकर ध्यान में बैठ गया। ध्यान में बैठते ही आर्यन को ध्यान की अवस्था में जो ऊर्जा शक्ति अपने अंदर महसूस होती थी, आज वो ऊर्जा शक्ति 10 गुना ज्यादा मजबूत था। आर्यन समझ गया कि ये सब इस तलवार का कमाल है। आर्यन जब ध्यान से उठकर अपने कमरे में आया तो उसने देखा कि उसके दोस्त घोड़े बेचकर सो रहे हैं। आर्यन भी अपने बेड पर जाकर सो गया। अगली सुबह उठकर आर्यन कैंटीन में खाना खाने के बाद क्लासरूम न जाकर सीधे प्रिंसिपल सिंह के केबिन की ओर चला गया। जब वो वहां गया तो उसने देखा कि एक चपरासी केबिन के बाहर बैठा हुआ था। क्या प्रिंसिपल सर है? आर्यन चपरासी से बोला। हाँ है, क्या काम है? चपरासी बोला। मुझे कुछ जरूरी काम है, क्या आप उन्हें बता देंगे कि आर्यन आया हुआ है? आर्यन बोला। ठीक है, इंतजार करो, मैं अभी उनसे पूछ कर आता हूँ। इतना बोलकर चपरासी केबिन के अंदर चला गया। आखिर आर्यन प्रिंसिपल सर से मिलने क्यों आया हूँ? क्या प्रिंसिपल सर आर्यन से मिलेंगे? एपिसोड 32। प्रिंसिपल सर के केबिन में गया चपरासी कुछ ही देर में बाहर आ गया और बोला, तुम अंदर जा सकते हो, सर तुम्हें बुला रहे हैं। चपरासी की बात सुनकर आर्यन ने उस चपरासी को थैंक्स बोला और केबिन का गेट खोलकर अंदर चला गया। चपरासी आर्यन की पीठ देखते हुए बोला, पहला लड़का देखा है जो एक चपरासी को थैंक्स बोल रहा है। ये बहुत संस्कारी लड़का लगता है, इसके अंदर बिल्कुल घमंड नहीं है। आर्यन केबिन के अंदर जाते ही प्रिंसिपल सर का अभिवादन किया। आर्यन को देखकर प्रिंसिपल सर बोले, आओ बैठो, कहो क्यों आए हो? सर मैं एक कंप्लेन करने आया हूँ। आर्यन ने बोला। क्या कंप्लेन करने आए हो तुम? प्रिंसिपल सर बोले। सर क्या आपको लकी नाम का लड़का याद है? आर्यन ने सर से पूछा। हाँ वही न, जिसे 2 साल पहले निकाल दिया गया था किसी आरोप में और जिससे तुम कल मार्केट में लड़े थे। प्रिंसिपल सर ने जवाब दिया। जी सर, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आर्यन बोला।
प्रिंसिपल सर आर्यन की बात सुनकर बोले, तुम उस पर कंप्लेन करना चाहते हो क्या? वो तो। प्रिंसिपल सर बात पूरी करते उससे पहले आर्यन बोला, नहीं सर, उस पर कंप्लेन नहीं है, लेकिन वो भी इससे जुड़ा है। तो बताओ क्या कंप्लेन लेकर आए हो? प्रिंसिपल सर बोले, सर 2 साल पहले क्या हुआ था क्या आप जानते हैं? आर्यन ने पूछा। हाँ, 2 साल पहले लकी ने कुछ किया था, इसलिए उसे एकेडमी से निकाल दिया गया था। प्रिंसिपल सर बोले, सर क्या आप जानते हैं लकी का शक्ति स्तर इस वक्त क्या है? आर्यन ने पूछा। मालूम तो नहीं, लेकिन अंदाजा लगा सकता हूँ, क्योंकि 2 साल पहले वो जल मंडल के 9वें स्तर का योद्धा था। इसके अनुसार पाताल मंडल 2 या 3 स्तर का योद्धा होगा। प्रिंसिपल सर बोले, नहीं सर, वो अभी जल मंडल के 5वें स्तर का योद्धा है। आर्यन बोला, पर यह संभव कैसे? आखिर उसके साथ क्या हुआ कि वो 5वें स्तर पर पहुंच गया? प्रिंसिपल सर आश्चर्य में बोले, 2 साल पहले जो फाइट उसने एक सीनियर के साथ हुआ था, उसी के कारण ये सब हुआ। आर्यन बोला, परंतु 2 साल पहले जब वो घायल हुए था तब डॉक्टर ने बताया था कि उसके शक्ति स्तर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। प्रिंसिपल सर आश्चर्य में बोले, उस डॉक्टर ने झूठ बोला था सर, क्योंकि मैं कल लकी से मिला था, उसने मुझे बताया कि डॉक्टर ने उससे झूठ बोला कि उसके शक्ति स्तर पर कोई असर नहीं होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद उसका शक्ति स्तर नीचे जाने लगा। वो तो समय पर उसे आभास हो गया और उसने कहीं और इलाज करवा लिया, नहीं तो वो एक साधारण मानव बनकर रह जाता। आर्यन ने बोला, आर्यन तुम उस लकी की बातों पर विश्वास करके इस एकेडमी के डॉक्टर पर इल्जाम लगा रहे हो? प्रिंसिपल सर थोड़े गुस्से में बोले, सर अगर ये सब मेरे साथ नहीं घटता तो मैं लकी की बातों पर विश्वास नहीं करता। आर्यन प्रिंसिपल सर के गुस्से को नजरअंदाज करते हुए बोला, तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तुम्हारे साथ? प्रिंसिपल सर चिंतित होते हुए बोले, सर आपको तो पता होगा ही कि 2 दिन पहले आदर्श और विजय ने कबीर के साथ फाइट की थी। आर्यन ने पूछा। हाँ मालूम है, क्यों पूछ रहे हो? वो सब तो अब ठीक है। प्रिंसिपल सर बोले, हाँ ठीक है, लेकिन मैं उस डॉक्टर की बातों पर विश्वास करता तो आज उन दोनों का भी वही हालत होता जो लकी का हुआ है। आर्यन बोला, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम क्या डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया था? प्रिंसिपल सर बोले, जी सर, उस डॉक्टर ने सही से इलाज नहीं किया था। जब मैं विजय को हॉस्पिटल लेकर गया उस वक्त विजय बुरी तरह से घायल था। यहाँ तक मुझे आभास हो गया कि विजय का इलाज अगर सही समय पर नहीं किया गया तो वो अपना शक्ति स्तर खो देगा, लेकिन उस डॉक्टर ने कुछ दवाइयाँ दी और बोला कि ले जाओ, इसे ठीक हो जाएगा। और जब मैंने उनसे पूछा कि क्या विजय के शक्ति स्तर पर कोई असर पड़ेगा तो उन्होंने कहा कि कोई असर नहीं पड़ेगा। आर्यन ने ये सारी बात एक सांस में बोल दी। आर्यन आगे बोलने ही वाला था कि प्रिंसिपल सर बोले, लेकिन विजय तो ठीक है, तो फिर उस डॉक्टर झूठ कैसे बोला? विजय और आदर्श इसलिए ठीक है क्योंकि मैंने उन दोनों की जांच अपने गुरुजी से करवाया था। तब उन्होंने बताया कि अगर समय पर इनका इलाज नहीं होता तो वो दोनों अपना शक्ति स्तर को खो देते। उन्होंने ही मुझे 2 गोली दिए, उसी गोली की वजह से दोनों ठीक हो पाए, नहीं तो विजय और आदर्श का भी हाल लकी के जैसा होता। आर्यन बोला। आर्यन जब बोल रहा था तब उसके आंखों में गुस्सा साफ झलक रहा था। वही प्रिंसिपल सर भी आश्चर्य में थे। प्रिंसिपल सर बोले, तो तुमने पहले कंप्लेन क्यों नहीं की? सर मुझे लगा कि ये सब गलती से हो गया होगा, लेकिन जब मैं कल लकी से मिला तब मुझे पता चला कि ये सब पहले भी हो चुका है और ये करने वाले एक ही डॉक्टर है। आर्यन बोला, कौन है वो डॉक्टर? नाम बताओ। प्रिंसिपल गुस्से में बोले, डॉक्टर चेतन नाम है उनका। आर्यन बोला, डॉक्टर चेतन वही डॉक्टर थे जिन्होंने 2 साल पहले लकी का और 2 दिन पहले विजय और आदर्श का इलाज किया था। वैसे सर ये डॉक्टर चेतन कितने सालों से यहाँ डॉक्टर है? आर्यन थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा। करीब 6 सालों से, प्रिंसिपल सर ने जवाब दिया। मुझे तो लगता है डॉक्टर चेतन ने न जाने पिछले 6 सालों में कितने स्टूडेंट्स की जिंदगी खराब की होगी। पता नहीं कौन कौन होंगे वे सभी स्टूडेंट्स। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर परेशान होते हुए बोले, आर्यन कल तुम लकी को एकेडमी लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। जी सर थैंक्स, अब मैं चलता हूँ। आर्यन बोला। आर्यन के जाने के बाद प्रिंसिपल सिंह ने अपने केबिन के गेट पर खड़े चपरासी को केबिन में बुलाया और उसे प्रोफेसर माया और प्रोफेसर उदय को बुलाने के लिए कहा। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर चपरासी केबिन से निकल गया। दूसरी ओर जब आर्यन अपने दोस्तों के पास पहुंचा तो विजय ने पूछा, प्रिंसिपल सर ने क्या कहा? प्रिंसिपल सर लकी से मिलने के लिए तैयार हो गए हैं, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन की बात सुनकर तीनों खुश हो गए। तीनों को खुश होते देखकर आर्यन बोला, अच्छा ज्यादा खुश मत हो, ये बताओ अगली क्लास कब है? 1 घंटे बाद धैर्य ने जवाब दिया। चलो कैंटीन चलते हैं, आर्यन बोला। आर्यन के कहने पर तीनों कैंटीन की ओर चल पड़े। कैंटीन पहुंचते ही आर्यन की नजर कृतिका और वैष्णवी पर पड़ी। दोनों एक साथ ही बैठे थे। आर्यन भी अपने दोस्तों के साथ बैठ गया। आर्यन को देखकर कृतिका बोली, तुम आज क्लास में क्यों नहीं आए थे? लगता है किसी ने मुझे बहुत मिस किया है। आर्यन कृतिका के आंखों में देखकर मुस्कुराते हुए बोला। ऐसा कुछ नहीं है कृतिका, आर्यन ने आंखें चुराते हुए बोली। कृतिका को आंखें चुराते हुए देखकर आर्यन मुस्कुराने लगा। ऐसा लग रहा था कि कृतिका को भी आर्यन ने प्यार हो गया था। आर्यन तुमने बताया नहीं कि तुम आज क्लास में क्यों नहीं आए? वैष्णवी बोली। वो मैं प्रिंसिपल सर से मिलने गया था, आर्यन बोला। प्रिंसिपल सर से क्यों, क्या हुआ? वैष्णवी पूछी। कुछ खास नहीं, बाद में बताऊंगा, आर्यन ने जवाब दिया। क्या तुम दोनों ने लंच कर लिया? धैर्य बोला। हाँ हमने कर लिया, तुम सब भी कर लो, कुछ ही देर क्लास शुरू होने वाली है, वैष्णवी बोली। चारों दोस्त खाना लेने चले गए। कुछ ही देर में चारों खाना लेकर आ गए। कृतिका और वैष्णवी अभी भी वही बैठी थी। खाने के बाद सभी दोस्त अगली क्लास लेने के लिए क्लासरूम की ओर चल पड़े। क्लासरूम में पहुंचने के बाद सभी ने देखा कि प्रोफेसर पहले ही आ चुके थे।
ये क्लास साइंस की थी और साइंस की क्लास प्रोफेसर उपाध्याय लेते थे। प्रोफेसर उपाध्याय बहुत की कड़क प्रोफेसर थे, उनके क्लास में किसी को लेट आने की इजाज़त नहीं थी, वो पहले ही क्लास में आकर बैठ जाते थे। आर्यन के क्लास में जाने के 5 मिनट बाद ही उपाध्याय सर ने क्लासरूम के गेट को बंद कर दिया ताकि अब और कोई उन्हें डिस्टर्ब न कर पाए। वो हमेशा यही करते थे। लगभग 1 घंटे तक क्लास चली। जब स्टूडेंट्स क्लासरूम से बाहर निकले तो कई स्टूडेंट्स का बुरा हाल था। एक स्टूडेंट बोला, यार कल से मैं ये साइंस की क्लास नहीं अटेंड करूंगा। उस स्टूडेंट का दोस्त बोला, क्यों नहीं करेगा, तू जानता है न कि जितना जरूरी मंत्र की क्लास है उतना ही जरूरी साइंस की क्लास है। यही तो मुसीबत है, नहीं तो कब का क्लास छोड़ देता, पहला स्टूडेंट बोला। क्लासरूम से निकलने के बाद आर्यन बोला, आज हमें फिर मार्केट जाना है, याद है ना? हाँ याद है, तीनों एक साथ बोले। तुम सब मार्केट क्यों जा रहे हो, कृतिका पूछी। अगर तुम्हें जानना है कि मैं सुबह प्रिंसिपल सर से मिलने क्यों गया था तो मेरे साथ मार्केट चलो, आर्यन बोला। आर्यन की बात सुनकर वैष्णवी बोली, हम चलेंगे, कब चलना है? अभी यहाँ से निकलते हैं, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन अपने दोस्तों के साथ मार्केट की ओर निकल पड़ा। कुछ ही देर में सभी मार्केट पहुंच गए। पहुंचते ही आर्यन ने देखा कि आज जोगी गेट पर खड़ा नहीं था। आर्यन सीधे जोगी के दुकान में पहुंच गया। दुकान में पहुंचते ही आर्यन ने देखा जोगी कुछ कम कर रहा था, लकी भी उनका साथ दे रहा था। जोगी को देखकर आर्यन बोला, कैसे हो जोगी जी, सब ठीक है? जब जोगी ने किसी की आवाज सुनी तो उसने सिर उठा के देखा और आर्यन को देखकर खुश होते हुए बोला, आ गया बाबू, आइए। लकी तुम्हारा क्या हाल है, आर्यन ने लकी से पूछा। ठीक हूँ, अगर तुम साथ नहीं देते तो मैं वहीं मर जाता, लकी बोला। जोगी ने सबका अभिवादन किया और आर्यन से पूछा, बाबू ये दोनों लड़कियां, क्या इन्हें भी हथियार चाहिए? ये दोनों भी दोस्त है, अगर इन दोनों को हथियार लेना है तो देख सकती है, इनकी मर्जी, आर्यन बोला। फिर आर्यन लकी की ओर देखते हुए बोला, लकी प्रिंसिपल सर ने तुम्हें कल बुलाया है, कल 10 बजे तक पहुंच जाना। क्या सच में प्रिंसिपल सर मुझसे मिलने के लिए तैयार है, लकी आश्चर्य में बोला। हाँ तैयार है, सब सच बता देना बगैर डरे, आर्यन कुछ बोलता इससे पहले धैर्य खुश होते हुए बोला। आर्यन और लकी की बात सुनकर कृतिका बोली, आर्यन ये सब क्या चल रहा है, पापा ने इसे क्यों बुलाया है? पापा शब्द सुनकर लकी बोला, कौन है तुम्हारे पापा? प्रिंसिपल सर इसके पापा है। कृतिका के बोलने से पहले विजय बोल पड़ा। विजय की बात सुनकर जोगी और लकी आश्चर्य में कृतिका को देखने लगा और बोला, क्या विजय जो बोल रहा है वो सच है? हाँ मैं प्रिंसिपल सिंह की बेटी हूँ, कृतिका बोली। कृतिका आर्यन की ओर देखते हुए फिर बोली, आर्यन तुमने बताया नहीं कि पापा इससे क्यों मिलना चाहते हैं? लकी हमारा सीनियर है, इसे 2 साल पहले झूठे आरोप लगाकर एकेडमी से निकाल दिया गया था। साथ में लकी के शक्ति स्तर को नष्ट करने की साजिश रची गई, लेकिन इसने किसी तरह खुद को बचाया, फिर भी लकी की आधी शक्ति खत्म हो गई थी, आर्यन कृतिका से बोला। और तुम्हें इस पर विश्वास क्यों है, कृतिका बोली। क्योंकि विजय और आदर्श के साथ भी ये साजिश हो चुकी है, वो तो समय पर मैंने इन दोनों को बचा लिया, नहीं इन दोनों का हाल लकी से भी बुरा होता, आर्यन बोला। क्या बोल रहे हो तुम, कृतिका बोली। आर्यन की बात सुनकर विजय, आदर्श और धैर्य को छोड़कर सब आश्चर्य में थे। लकी विजय और आदर्श को देखे जा रहा था। ये कब हुआ, आर्यन आदर्श और विजय के साथ वैष्णवी बोली। तुम दोनों को याद होगा 2 दिन पहले दोनों घायल हुए थे, तब डॉक्टर ने हमसे झूठ बोला कि विजय और आदर्श को केवल बाहरी चोट है, इसका इन दोनों की शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये सच नहीं था, आर्यन बोला। क्या लकी को न्याय मिलेगा? एपिसोड 33। आर्यन ने आदर्श और विजय के बारे में जो कहा उसे सुनकर कृतिका और वैष्णवी आश्चर्य में थी। कृतिका और वैष्णवी विजय और आदर्श को देख रही थी। वैष्णवी चिंतित होते हुए बोली, क्या तुम दोनों पूरी तरह से ठीक हो? क्या अभी भी तुम दोनों को कोई तकलीफ है? पूर्ण विराम। नहीं हम ठीक है, विजय और आदर्श ने एक साथ कहा। तुम दोनों बहुत किस्मत वाले हो कि तुम्हारे पास आर्यन जैसा दोस्त है, लेकिन मेरे पास ऐसा कोई दोस्त नहीं था, मेरे तो सिर्फ नाम में ही लकी है, लकी ने उदासी के साथ बोला। लकी की बात सुनकर आर्यन उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, कल तो हम प्रिंसिपल सर के पास जाने ही वाले हैं। आदर्श, विजय और धैर्य ने भी लकी का मनोबल बढ़ाया। तीनों की बात सुनकर लकी ने मुस्कुरा दिया। लकी को अब कल का इंतजार था ताकि वो अपनी बातें प्रिंसिपल सर के सामने रख सके। जोगी जी, क्या वो दुर्जय फिर आया था आपको परेशान करने? आर्यन ने कहा। नहीं भी नहीं आया था, यहाँ तक दिखा भी नहीं है, लगता है कहीं गया हुआ है वो, जोगी बोला। अच्छा छोड़ो कृतिका और वैष्णवी, क्या तुम दोनों को कुछ लेना है तो देख लो, आर्यन दोनों लड़कियों से बोला। लेना है कि नहीं, हथियार देखने के बाद देखते हैं, लेना है कि नहीं, वैष्णवी बोली। वैष्णवी की बात सुनकर जोगी उन दोनों को हथियार वाले कमरे में ले गया। वहां जाने के बाद दोनों ने हथियार देखने शुरू कर दिए। लगभग 1 घंटे तक हथियार देखने के बाद कृतिका को एक धनुष जो रैंक 5 के तिलिस्मी पत्थर और वैष्णवी को एक खंजर पसंद आया। वैष्णवी को जो खंजर पसंद आया था वो रैंक 4 के तिलिस्मी पत्थर से बना हुआ था। जब कृतिका और वैष्णवी बाहर आई तो उन दोनों को देखकर आर्यन बोला, मुझे तो लगा था कि तुम लड़कियों को केवल कपड़े खरीदने और तैयार होने में समय लगता है, लेकिन आज पता चला कि तुम सबको हथियार खरीदने में भी समय लगता है। आर्यन की बात सुनकर सभी लड़के हंसने लगे और हंसते हुआ विजय बोला, तुम दोनों को मालूम है जब आर्यन हथियार वाले कमरे में गया था, जाते ही उसने सबसे बेहतरीन हथियार खरीद लिया। लड़कों को खुद का मजाक बनाते हुए देखकर कृतिका और वैष्णवी गुस्से में सभी लड़कों को घूरने लगी। कृतिका गुस्से में बोली, हाँ हमें समय लगता है तो क्या? हाँ बताओ क्या हम और समय लेंगे? वैष्णवी गुस्से में बोली। हाँ तो लो ना, हमने थोड़े ही रोका है तुम दोनों को, आदर्श बोला।
अच्छा सब हंसना बंद करो और चलो चलते हैं। क्या तुमने पेमेंट कर दिया? आर्यन बोला। हाँ हमने पेमेंट कर दिया। कृतिका बोला। ठीक है चलो चलते हैं। लकी तुम कल एकेडमी आ जाना समय से पहले ताकि कोई दिक्कत ना हो। आर्यन बोला। ठीक है मैं 9 बजे तक आ जाऊंगा। लकी बोला। आर्यन को जाते देख लकी जोगी से बोला, जोगी जी ये सब कितने भाग्यशाली है कि इनके पास आर्यन जैसा दोस्त है। लगता है ये आर्यन किसी संस्कारी परिवार के है, तभी तो इतने अच्छे संस्कार मिले हैं इसे। जोगी बोला। आर्यन और उसके दोस्त कुछ ही देर में एकेडमी पहुंच गए। सभी ने कैंटीन में जाकर खाना खाया और अपने अपने रूम की निकल पड़े। रूम की ओर जाते वक्त आर्यन से कृतिका बोली, आर्यन विजय ने बताया कि तुमने कोई बेहतरीन हथियार खरीदा है, दिखाओ तो। कृतिका की बात सुनकर आर्यन मुस्कुराया और अपने कलाई को छुआ। जैसे ही आर्यन ने कलाई छुआ तभी आर्यन ने हाथ में एक तलवार आ गई। आर्यन की नई तलवार से कल से ज्यादा ऊर्जा निकल रही थी, जिसे देखकर सब आश्चर्य में पड़ गए। तलवार को देखते हुए कृतिका बोली, लाओ तो देखूं इस तलवार को। अरे नहीं इसे मत छूना, आर्यन कृतिका को रोकते हुए बोला। आर्यन की बात सुनकर वैष्णवी और कृतिका आर्यन को आश्चर्य में देखने लगी। वही आदर्श, विजय और धैर्य नॉर्मल थे। वो तीनों मुस्कुरा रहे थे क्योंकि तीनों जानते थे कि तलवार को छूने से क्या होता है। कृतिका और वैष्णवी आर्यन को देखे जा रही थी। आर्यन के मना करने पर कृतिका के चेहरे पर उदासी छा गई। कृतिका उदास मन से बोली, क्या हुआ आर्यन, क्या तुम अपने तलवार को छूने नहीं दोगे? हमें तो लगा था कि हम दोस्त हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है, हम तो अच्छे दोस्त हैं। आर्यन बोला। तो क्या बात है आर्यन, तुम इस तलवार को मुझे छूने क्यों नहीं दे रहे हो? कृतिका बोली। क्योंकि तुम इस तलवार को छू नहीं पाओगी। अगर तुमने इसे छुआ तो ये तलवार तुम्हें नुकसान पहुंचा सकता है। आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन तलवार नहीं देना है तो मत दो, झूठ तो मत बोलो। इतना बोलकर कृतिका जाने लगी। कृतिका को रोकते हुए आर्यन बोला, अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो इन तीनों से पूछ लो, ये तीनों पूछ लो। आर्यन की बात सुनकर कृतिका ने विजय, आदर्श और धैर्य की ओर नजर घुमाया सच जानने के लिए, तो तीनों ने सहमति में सर हिला दिया। कृतिका और वैष्णवी ने आश्चर्य में एक दूसरे को देखा, फिर तलवार को। दोनों विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि ऐसा भी तलवार होता है जो अपने धारक के अलावा किसी और को छूने तक देता खुद को। आर्यन क्या मैं एक बार ट्राई कर सकती हूँ? कृतिका बोली। ठीक है अगर तुम नहीं मानती तो लो छू लो। आर्यन तलवार को कृतिका की ओर बढ़ाते हुए बोला। कृतिका ने तलवार छूने के लिए हाथ बढ़ाने लगी, लेकिन उसके मन में थोड़ा डर बैठ गया था कि कहीं कुछ हो न जाए। जैसे ही कृतिका ने तलवार को छुआ उसे एक तेज झटका, जिससे उसके हाथों में दर्द होने लगा। कृतिका जोर से चिल्लाई। कृतिका डरते हुआ बोली, आर्यन तुम इस तलवार को कैसे पकड़े हुए हो? वैष्णवी ने मन में भी यही सवाल चल रहे थे कि आखिर सिर्फ आर्यन ही इस तलवार को क्यों पकड़ सकता है, आखिर इसके पीछे क्या राज है। वैष्णवी सोच ही रही थी कि उसे उसके सवालों के जवाब मिल गए। विजय आर्यन के बोलने से पहले ही बोल पड़ा, तुम दोनों तलवार पर बने उस निशान के देख रही ही, इसी निशान के कारण सिर्फ आर्यन ही इस तलवार को धारण कर सकता है। आर्यन का इस निशान से क्या संबंध है? वैष्णवी निशान को देखते हुए उत्सुकता बस बोली। आर्यन बता रहा था कि ये निशान इसे बचपन से सपनों में दिखाई दे रहे हैं। इस बार धैर्य बोला। धैर्य की बात सुनकर कृतिका और वैष्णवी आर्यन की ओर देखने लगी। वो ऐसे देख रही थी जैसे आर्यन से पूछ रही हो कि क्या धैर्य ने जो कहा वो सच है। आर्यन भी समझ गया और उसने सहमति में सर हिला दिया। कृतिका और वैष्णवी कभी आर्यन को देखती तो कभी उसके तलवार को। ये देखकर आर्यन बोला, क्या हुआ, तुम दोनों को ऐसे क्यों दे रही हो मुझे और तलवार को? आर्यन क्या इस तलवार के पास दिमाग है? वैष्णवी बोली। क्या बोल रही हो तुम, क्या किसी तलवार के पास दिमाग होता है? कभी सुना है? कृतिका वैष्णवी को देखते हुए बोली। क्यों नहीं हो सकता, अगर ये तलवार अपना मालिक खुद चुन सकता है तो दिमाग क्यों नहीं हो सकता है? वैष्णवी बोली। देखो मुझे तो अभी मालूम नहीं इसके पास दिमाग है कि नहीं, लेकिन ये मालूम है कि इस तलवार की खुद की एक आत्मा है जो अभी सो रही है। एक बार मैं इसे पूरी तरह से अपना बना लूं तो इस तलवार की आत्मा जागृत हो जाएगी। आर्यन बोला। अब ये भी सुनो, तलवार की आत्मा। आज तक हमने ये नहीं सुना कि तलवार की भी आत्मा होती है। न जाने आज क्या क्या सुनने और देखने को मिलेगा। चल कृतिका चलते हैं रूम में, वैष्णवी कृतिका से बोली और अपने रूम को ओर जाने लगी। आर्यन और उसके दोस्त भी अपने रूम की ओर चल पड़े। रूम में पहुंचते ही आर्यन आयामी दुनिया में चला गया। वहां जाकर फिर से आर्यन ने तलवार पर खून गिराकर तलवार को अपने गोद में रखकर ध्यान में बैठ गया। दूसरी ओर कृतिका और वैष्णवी अभी भी आर्यन के तलवार बारे में ही सोच रही थी। कृतिका बोली, आखिर ये आर्यन कौन है? वो तो पहले से ही इतना ताकतवर था, अब उसका तलवार भी सबसे शक्तिशाली हो गई। मालूम नहीं यार, आखिर ये आर्यन क्या बला है? कृतिका क्या तुम पता लगा सकती हो कि जिस तलवार की आत्मा होती है उस तलवार को क्या कहते हैं और वो कितने शक्तिशाली होते हैं? वैष्णवी कृतिका से बोली। मुझे पापा से पूछना होगा, क्या वो इस बारे जानते हैं? कृतिका बोली। तो जाओ पूछो, किसका इंतजार कर रही हो? वैष्णवी कृतिका की धक्का देते हुए बोली। अच्छा जाती हूँ। धक्का क्यों दे रही है? कृतिका बोलते हुए दरवाजे से बाहर निकल कर गई। कृतिका कुछ ही देर में अपने घर पहुंच गई। जब कृतिका घर पहुंची तो उसने देखा कि उसके मम्मी पापा और भाई खाना खा रहे थे। हेलो मम्मी पापा, कृतिका बोली। कृतिका तुम इस वक्त यहाँ कैसे, कोई काम था? मिसेस सिंह बोली। हाँ मम्मी पापा से कुछ काम था। कृतिका बोली। हाँ बोलो क्या काम है बताओ? प्रिंसिपल सिंह बोले। पापा आप आर्यन के बारे में क्या जानते हैं? कृतिका बोली। तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहती हो? प्रिंसिपल सिंह आश्चर्य में बोले। पहले बताए न क्या जानते हैं आर्यन के बारे में? कृतिका बोली।
आर्यन कौशाम्बी के राठौर परिवार का बेटा है, उसके पास कोई रहस्यमयी गुरुजी भी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, प्रिंसिपल सिंह बोले। पापा आर्यन के पास एक तलवार है, उस तलवार को आर्यन के अलावा कोई छू भी सकता है। आर्यन ने बताया कि उसके तलवार की खुद की आत्मा है। पापा क्या तलवार की भी आत्मा होती है, कृतिका बोली। कृतिका की बात सुनकर प्रिंसिपल सिंह कृतिका को आश्चर्य में देखे जा रहे थे। प्रिंसिपल सिंह अपने आश्चर्य पर काबू पाते हुए बोले, कृतिका क्या तुम जो बोल रही हो वो सच है? मैं जो बोल रही हूँ वो सच है, मैंने खुद उसके तलवार को छूने की कोशिश की थी, लेकिन छूते ही मुझे एक तेज झटका लगा। कृतिका बोली, क्या बोल रही हो, तलवार की कोई आत्मा थोड़े होती है, कृतिका की मम्मी बोली। कृतिका की मम्मी की बात को काटते हुए प्रिंसिपल सिंह बोले, तलवार की आत्माएं होती है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आर्यन के पास ये तलवार कहाँ से आया, क्योंकि ऐसे हथियार करीब 5000 साल पहले ही विलुप्त हो चुकी है। क्या बोल रहे हैं पापा, ऐसे हथियार 5000 पहले ही विलुप्त हो चुके हैं, कृतिका बोली। हाँ, 5000 पहले ही विलुप्त हो चुके हैं ऐसे हथियार जिनकी आत्मा होती है उसे आत्मीय हथियार कहते हैं, ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, प्रिंसिपल सिंह बोले। हाँ पापा, मैंने आर्यन की तलवार की शक्ति को महसूस किया है, बहुत खतरनाक है आर्यन की तलवार, कृतिका बोली। कृतिका क्या तुम्हें मालूम है कि आर्यन को आत्मीय तलवार कहाँ से मिली, प्रिंसिपल सिंह बोले। पापा आर्यन ने उस तलवार को मार्केट से खरीदा है, कोई जो भी है उसके दुकान से, कृतिका बोली। ऐसे ही दुकान से मिल गया उसे ये हथियार, असंभव, प्रिंसिपल सिंह बोले। पापा आर्यन के अनुसार ये तलवार जोगी के परिवार के पास जोगी के दादाजी के समय से था, लेकिन कोई भी उस तलवार की शक्ति को जागृत नहीं कर पाया, लेकिन कल आर्यन के छूते ही वो तलवार जागृत हो गई, कृतिका बोली। क्या वो तलवार जोगी के परिवार के पास बहुत समय से था, लेकिन कोई जागृत नहीं कर पाया, प्रिंसिपल सिंह आश्चर्य में बोले। हाँ पापा, एक और बात, पापा आर्यन के दोस्त बता रहे थे कि आर्यन ने उस तलवार को नहीं ढूंढा, बल्कि तलवार ने आर्यन को अपने पास बुलाया था। पापा उस तलवार पर एक निशान है, आर्यन बोल रहा था कि बचपन से उसे उस निशान के सपने आते थे, कृतिका बोली। कैसा निशान है वो बताओ मुझे, प्रिंसिपल ने पूछा। पापा मैं उस निशान का चित्र बना के दिखती हूँ, कृतिका बोली। कृतिका तुरंत स्टडी रूम में गई और एक पेपर और पेंसिल लेकर आ गई और निशान की तस्वीर बनाने लगी। क्या कृतिका ने अपने पापा को आर्यन का सच बता के कोई गलती की है? एपिसोड 34। कुछ ही देर में कृतिका ने निशान की तस्वीर बना ली और अपने पापा को दिखाया। उस तस्वीर को देखते ही प्रिंसिपल सिंह कृतिका से पूछते हैं, कृतिका क्या तुम पूरी तरह से कंफर्म हो कि यही वो निशान है जो आर्यन के तलवार पर है? हाँ पापा, यही है वो निशान जिसे मैंने आर्यन के तलवार पर देखा है, कृतिका ने जवाब दिया। कृतिका की मम्मी और भाई भी उस निशान को देखने लगे, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। वो दोनों प्रिंसिपल सिंह और कृतिका की ओर देख रहे थे। पापा ये निशान क्या है, कुछ समझ में आया, सौम्य बोला। सौम्य की बात सुनकर प्रिंसिपल सिंह बोले, चलो स्टडी रूम में चलते हैं। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर घर के चारों मेंबर स्टडी रूम की ओर चल पड़े। वहीं दूसरी ओर आर्यन ने तलवार के साथ आत्मा का संबंध बनाने की आज की विधि पूरी कर ली थी। अब वो आग की शक्ति को कंट्रोल करने का अभ्यास कर रहा था। आर्यन अब आग की शक्ति से एक तीर बना लेता था, लेकिन उसे थोड़ा ज्यादा समय लगता था। जिस दिन आर्यन पलक झपकते ही आग की शक्ति को कोई भी आकार देने में माहिर हो गया तो आग की शक्ति पर महारत हासिल कर लेगा, लेकिन ये आसान नहीं होगा। गुरुजी, अब मैं आग की शक्ति को एक तीर के रूप में परिवर्तित कर सकता हूँ, आर्यन खुश होते हुए बोला। अच्छी बात है, क्या तुम्हें तलवार की कोई और जानकारी मिली, गुरुजी बोले। कुछ खास नहीं गुरुजी, बस यही पता चला कि ये तलवार 6000 साल पुरानी है, आर्यन बोला। आयामी दुनिया में आर्यन और गुरुजी तलवार के बारे में बात कर रहे थे। वहीं दूसरी ओर प्रिंसिपल सिंह के घर पर प्रिंसिपल सिंह अपने स्टडी रूम में कुछ ढूंढ रहे थे। पापा आप क्या ढूंढ रहे हो? नाम तो बताओ, हम भी मदद कर देंगे, कृतिका बोला। नाम याद नहीं है उस किताब की, वो एक प्राचीन इतिहास की किताब है, रुको मिल जाएगी, प्रिंसिपल सिंह किताब ढूंढते हुए बोले। प्रिंसिपल सिंह का स्टडी रूम बहुत बड़ा था। उनके स्टडी रूम में लगभग 1 लाख किताबें थी। उन किताबों के बीच एक किताब की ढूंढना मतलब समुद्र में सुई ढूंढने के बराबर था, लेकिन प्रिंसिपल सिंह हार मानने वाले नहीं थे। लगभग 1 घंटे ढूंढने के बाद आखिरकार प्रिंसिपल सिंह को किताब मिल ही गई। उस किताब पर भी वही निशान था, तात्विक निशान। किताब को लेते हुए प्रिंसिपल सिंह बोले, लो मिल गया किताब। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर सब खुश हो गए। कृतिका बोली, पापा आखिर ये किताब किस बारे में है और आप निशान देखकर इस किताब को क्यों ढूंढने लगे? कृतिका की बात सुनकर प्रिंसिपल सिंह कृतिका को किताब का कवर दिखाते हुए बोले, ये देखो इस किताब का कवर, देखो इस निशान को। किताब के कवर का निशान देखकर कृतिका चिल्लाते हुए बोली, पापा ये निशान इस किताब पर कैसे? जानती हो कृतिका ये किताब किसके बारे में है? प्रिंसिपल ने पूछा। नहीं पापा, किसके बारे में है ये किताब? कृतिका बोली। बैटल गॉड का इतिहास है इस किताब में, जो आज से 6000 साल पहले जन्मे थे, प्रिंसिपल सिंह बोले। प्रिंसिपल सिंह की बात सुनकर उनके परिवार के सभी मेंबर शॉक में थे। शॉक से बाहर आते हुए कृतिका बोली, पापा ये बैटल गॉड कौन थे और उनका आर्यन से क्या रिश्ता? इस किताब के अनुसार आज से 6000 पहले अंतिम बैटल गॉड हुए थे, जिनका नाम था बैटल गॉड रुद्रा। उनके हाथ पर ऐसा ही निशान था, प्रिंसिपल सिंह बोले। लेकिन पापा बैटल गॉड रुद्रा का आर्यन से क्या रिश्ता हो सकता है कि उनकी तलवार आज 6000 साल बाद आर्यन के पास पहुंच गई? कृतिका प्रिंसिपल सिंह से पूछी। ये तो मालूम नहीं कृतिका की आर्यन का बैटल गॉड से क्या रिश्ता है, लेकिन इस किताब के अनुसार बैटल गॉड के किसी भी वस्तु को केवल उनका वारिस या वो खुद ही धारण कर सकते हैं, प्रिंसिपल सिंह बोले। मतलब पापा आर्यन या तो बैटल गॉड का वारिस है या उनका पुनर्जन्म, क्या ऐसा हो सकता है? कृतिका बोली।
हाँ ऐसा हो सकता है, अगर आर्यन बैटल गॉड पुनर्जन्म है तो उसके हाथ पर भी ऐसा निशान होगा, जाकर एक बार चेक करना। प्रिंसिपल सिंह बोले। ठीक है पापा, मैं देखूंगी, अब मैं चलती हूँ। पापा क्या मैं ये किताब ले जा सकती हूँ, कृतिका ने पूछा। हाँ ले जा सकती हो, लेकिन वापस लाकर स्टडी रूम में रख देना क्योंकि ऐसी किताब अब नहीं मिलती है, प्रिंसिपल सिंह बोले। थैंक्स पापा, कृतिका मुस्कुराते हुए बोलकर चली गई। दूसरी ओर हॉस्टल में आर्यन अपने कमरे में आ चुका था। जब आर्यन रूम में आया यो देखा कि कल की तरह उसके दोस्त सो रहे थे। आर्यन ने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और सो गया। अगली सुबह जब आर्यन और उसके दोस्त कैंटीन पहुंचते तो उन सब ने देखा कि कृतिका और वैष्णवी एक किताब पढ़ रही थी। चारों उसके पास पहुंच गए। आर्यन को आते देख कृतिका बोली, आर्यन तुम आ गए, ये किताब देखो, तुम्हारे काम की है। जब चारों ने किताब के तात्विक निशान को देखा तो हैरान रह गए। आर्यन हैरानी में बोला, कृतिका ये किताब किस बारे में है और ये तुम्हें कहाँ से मिला? पापा के स्टडी रूम से। आर्यन अपना हाथ दिखाओ, कृतिका बोली और आर्यन का हाथ देखने लगी लेकिन उसे तात्विक निशान नहीं दिखा। क्या देख रही हो तुम? आर्यन ने पूछा। मैं इस निशान को तुम्हारे हाथों पर ढूंढ रही हूँ, कृतिका ने जवाब दिया। पर क्यों, ऐसा क्या है इस निशान में? आर्यन ने पूछा। जानते हो आर्यन ये किताब किसके बारे में है? कृतिका ने पूछा। नहीं मालूम मुझे, आर्यन ने जवाब दिया। ये किताब एक बैटल गॉड के बारे में है जो 6000 साल पहले जन्मे थे, कृतिका बोली। कृतिका की बात सुनकर वैष्णवी को छोड़कर चारों लड़के हैरान हो गए। वैष्णवी के न हैरान होने वजह ये थी कि कृतिका ने उसे पहले ही सब कुछ बता दिया था। आर्यन कुछ पूछता उससे पहले विजय हैरान होते हुए बोला, कौन था वो बैटल गॉड और उसका इस निशान से क्या नाता है? उस बैटल गॉड का नाम था रुद्रा और आर्यन के तलवार पर जो निशान है वो उसी का निशान है, अर्थात वो तलवार बैटल गॉड की थी, कृतिका ने जवाब दिया। कृतिका तो ये तलवार मेरे पास कैसे? आर्यन ने पूछा। आर्यन बैटल गॉड की किसी भी वस्तु को या तो बैटल गॉड छू सकता है या उसका कोई वारिस, कृतिका बोली। तो क्या मैं बैटल गॉड का वारिस हुई या खुद बैटल गॉड? आर्यन बोला। तुम बैटल गॉड नहीं हो सकते, कृतिका बोली। आर्यन बैटल गॉड क्यों नहीं हो सकता है? धैर्य बोला। क्योंकि बैटल गॉड जब भी पुनर्जन्म लेगा उसके हाथ पर भी ऐसा ही निशान होगा, लेकिन आर्यन के हाथ पर कोई निशान नहीं है, कृतिका बोली। कृतिका की बात सुनकर आर्यन हैरान हो गया और अपने हाथ पर बने निशान को देखने लगा और खुद से ही बोला, मैं बैटल गॉड हूँ लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं है और आखिर मैं मरा कैसे, क्योंकि एक गॉड आसानी से मरता नहीं। आर्यन को ख्यालों में खोया देख विजय आर्यन के आगे हाथ दिखाते हुए बोला, आर्यन कहाँ खो गया? अरे यार चिंता मत माना कि तू बैटल गॉड नहीं है, लेकिन उनका वारिस तो है। विजय की बात सुनकर आर्यन होश में आया और बेमन से मुस्कुरा दिया और कृतिका से बोला, कृतिका बैटल गॉड मरा कैसे था मालूम है? आर्यन इस किताब में ये तो नहीं लिखा है, लें इसमें लिखा है कि बैटल गॉड स्वर्गीय क्षेत्र से पृथ्वी पर आए थे, उसके बाद वो कहाँ गए मालूम नहीं, करके बोली। कृतिका क्या मैं कुछ दिनों के लिए ये किताब ले सकता हूँ? आर्यन ने पूछा। हाँ ले सकते हो, लेकिन सिर्फ 2 दिनों के लिए, उसके बाद मुझे ये किताब पापा को लौटानी होगी, कृतिका बोली। ठीक है, मैं इसे 2 दिनों में लौटा दूंगा, आर्यन ने जवाब दिया। कृतिका से किताब लेकर आर्यन सबके साथ कैंटीन से निकल गया। सब क्लासरूम की ओर जाने लगे। आर्यन बोला, मैं एकेडमी के गेट पर जा रहा हूँ, लकी आता ही होगा। ठीक है तुम जाओ, हम क्लासरूम में जाते हैं, विजय बोला। आर्यन के सभी दोस्त क्लासरूम की ओर निकल गए और आर्यन एकेडमी के गेट की ओर। आर्यन गेट की ओर जा ही रहा था कि उसे एक जाना पहचाना चेहरा दिखा। वो और कोई नहीं, रोनी था, आर्यन का कजिन। रोनी तुम तो मुझसे पहले एकेडमी आ गए थे, फिर आज तक कहाँ गए? आप थे दिखे ही नहीं, आर्यन रोनी के पास जाते हुए बोला। मैं एक खतरनाक मिशन पर गया था, लेकिन तुम इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अभी तो क्लास होगा तुम्हारा, रोनी रूखे अंदाज में बोला। एक जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ, आर्यन ने जवाब दिया। जरूरी काम से जा रहे हो या क्लास बंक रहे हो? रोनी बोला। हाँ ऐसा बोल सकते हो, आर्यन मुस्कुराते हुए बोला। आर्यन और रोनी बात कर ही रहे कि तभी रोनी का एक दोस्त भी वहां आ गया जिसका नाम शैलेंद्र था। वो बोला, है रोनी तुम आ गए, कैसा रहा मिशन? सक्सेसफुल, रोनी ने जवाब दिया। शैलेंद्र कुछ बोलने ही वाला था कि उसकी नज़र आर्यन पर पड़ी। वो बोला, आर्यन तुम यहाँ कैसे, कुछ हुआ है क्या? नहीं कुछ नहीं, मैं बाहर जा रहा था तभी रोनी मिल गया। एकेडमी में आने के बाद से नहीं मिला था, आर्यन बोला। क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? शैलेंद्र ने पूछा। हाँ हम कजिन है, आर्यन ने जवाब दिया। कहीं इसीलिए तो तुमने कुणाल को नहीं पीटा कि उसने कुछ महीने पहले रोनी को बुरी तरह घायल कर दिया था, शैलेंद्र बोला। शैलेंद्र की बात सुनकर रोनी ने उसे घूर कर देखा जैसे उसे कच्चा चबा जाएगा। शैलेंद्र समझ गया कि उसे ये बात नहीं बोलनी थी। आर्यन शैलेंद्र और रोनी को देख रहा था। क्या हुआ था तुम्हारे और कुणाल के बीच, रोनी? आर्यन ने पूछा। कुछ खास नहीं, हमारे बीच एक फाइट हुआ था और मैं हार गया था, रोनी नजर चुराते हुए बोला। नहीं आर्यन, वो कॉम्बैट फाइट नहीं था, हम जंगल में घूम रहे थे तभी कबीर और कुणाल वहां आ गया और हमसे लड़ने लगा। हम दोनों कमजोर थे और कुणाल और कबीर हमसे ज्यादा शक्तिशाली थे, उन दोनों ने मिलकर हमें बुरी तरह घायल कर दिया, शैलेंद्र बोला। ये सब आर्यन तो बताते हुए शैलेंद्र के आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था। शैलेंद्र की बात सुनकर आर्यन के आंखों में गुस्सा साफ झलकने लगा था। आर्यन बोला, तुम दोनों ने कंप्लेन नहीं किया? नहीं हमने कोई शिकायत नहीं की, क्योंकि हम कुणाल और कबीर से दुश्मनी नहीं लेना चाहते थे, उन दोनों के पीछे बहुत ताकतवर लोग हैं, रोनी बोला। अखिल भाई को नहीं बोला? आर्यन ने पूछा। वो एक मिशन पर गए थे, रोनी ने जवाब दिया। कोई बात नहीं, कुछ ही दिन में मैं उस कबीर से लड़ने वाला हूँ, फिर उसे बताता हूँ, तुम जाओ आराम करो, आर्यन बोला।
ठीक है, लेकिन तुम जा कहाँ रहे हो इस वक्त, रॉनी बोला। प्रिंसिपल सर का कुछ काम है, किसी को रिसीव करने आया हूँ, आर्यन बोला। क्या बात है, पहले साल ही प्रिंसिपल सर के इतने नज़दीक कि वो काम देने लगे, रॉनी मुस्कुराते हुए बोला। रॉनी और आर्यन ये बात समझते थे कि घर पर हम कितने भी लड़ ले, लेकिन एकेडमी में हम ही एक दूसरे का मुश्किल में सहारा। तुम्हें मालूम नहीं है, तुम्हारा भाई पूरे एकेडमी में फेमस है, कुणाल को हराने के बाद तो और ज़्यादा फेमस हो गया है, शैलेंद्र खुश होते हुए बोला। क्या बात है, तुम तो आते ही छा गए, रॉनी खुश होते हुए बोला। ये सब तो आम बात है, अच्छा अब तुम दोनों जाओ, आर्यन बोला। वैसे तुम लेने किसे जा रहे हो, रॉनी बोला। है एक सीनियर स्टूडेंट जिसे 2 साल पहले एकेडमी से निकाल दिया गया था, आर्यन बोला। जिसे निकाल दिया गया था उसे प्रिंसिपल सर ने क्यों बुलाया है, रॉनी ने पूछा। मेरे कहने पर बुलाया है, आर्यन ने जवाब दिया। तुमने उसे बुलाया है, रॉनी ने पूछा। क्या लकी समय पर एकेडमी पहुंच पाएगा या रास्ते में कोई दिक्कत होगी। एपिसोड 35। रॉनी ने आर्यन ने पूछा कि उसने लकी को क्यों बुलाया है, तब आर्यन ने बोला तुम अभी चलो, बाद में बताता हूँ, हो सकता है वो आ गया हो गेट पर और मेरा इंतजार कर रहा हो। ठीक है, चलता हूँ, लंच के समय कैंटीन में मिलते हैं, रॉनी बोला और वो शैलेंद्र के साथ चला गया। रॉनी और शैलेंद्र के जाने के बाद आर्यन भी गेट की ओर निकल गया। जब वो गेट पर पहुंचा तो आर्यन ने देखा कि लकी आया हुआ था और गॉड से बात कर रहा था। गॉड लकी से बोला, देखो किसी परमिशन के बगैर हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे, या तो परमिशन ले आओ या अंदर से किसी स्टूडेंट को बुला लो। लकी कुछ बोलने ही वाला था कि आर्यन आते हुए बोला, इसे आने दीजिए अंदर। जब आर्यन की आवाज़ लकी और गॉड ने सुनी तो उन दोनों ने आवाज़ की दिशा में देखा। आर्यन को देखकर लकी खुश हो वही गार्ड आर्यन को देखते हुए बोला, क्या तुम जानते हैं इस लड़के को। हाँ मैं जानता हूँ, आने दीजिए इसे अंदर, आर्यन ने जवाब दिया। आर्यन का जवाब सुनकर गॉड ने दरवाजा खोल दिया और लकी को अंदर जाने दिया। अंदर जाते ही लकी आर्यन से बोला, थैंक्स आर्यन, तुम समय पर आ गए, नहीं तो मैं अंदर आ ही नहीं पाता। अगर पुराना गार्ड होता तो किसी तरह अंदर आ जाता, लेकिन ये सब नए गॉड है। कोई बात नहीं, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं हुआ यहाँ आने में, और वो दुर्जय आया था, आर्यन ने लकी से पूछा। नहीं वो नहीं आया था, मुझे लगता है वो कोई प्लानिंग कर रहा है तुमसे बदला लेने के लिए, लकी ने जवाब दिया। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है, आर्यन ने पूछा। मैंने उसके साथ 2 साल काम किया है, मैंने उसे देखा है, जब भी वो हारता था वो कुछ समय बाद लौटता था अपने दुश्मन से बदला लेने के लिए, वो पूरी तैयारी के साथ आता था, लकी ने जवाब दिया। आर्यन बेखौफ अंदाज में लकी से बोला, आने दो उसे, इस बार अगर उसने मुझसे पंगा लिया तो जान से जाएगा। आर्यन तुम उसे हल्के में मत लो, उसके पीछे शक्तिशाली योद्धा खड़े हैं, लकी चिंतित होते हुए बोला। दोनों बातें करते करते प्रिंसिपल सर के ऑफिस से सामने पहुंच गए। आर्यन बोला, दुर्जय को छोड़ो, पहले प्रिंसिपल सर से मिलते हैं। ठीक है चलो चलते हैं, लकी बोला। आर्यन गेट पर खड़े चपरासी से बोला, हमें प्रिंसिपल सर से मिलना है। चपरासी ने लकी को पहचान लिया और वो बोला, तुम लकी हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें तो निकाल दिया गया था। हाँ मैं वही हूँ, मुझे प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, लकी ने जवाब दिया। ये कल वाला चपरासी नहीं था, नहीं तो वो आर्यन को भी पहचान लेता। तुम दोनों इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ, चपरासी बोलकर प्रिंसिपल सर के केबिन के अंदर चला गया। चपरासी अंदर जाकर तुरंत बाहर आ गया और बोला, सर मीटिंग कर रहे हैं, 10 मिनट इंतजार करने के लिए बोले हैं। ठीक है हम इंतजार करते हैं, आर्यन ने जवाब दिया। दूसरी ओर प्रिंसिपल सर के केबिन में प्रिंसिपल सर के साथ 3 लोग और बैठे कुछ बातें कर रहे थे। ये तीनों एकेडमी के फाइनेंस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय थे, सभी एकेडमी के फाइनेंस के बारे में बात करने आए थे। एक एम्प्लॉय जिसका नाम रमेश था वो बोला, प्रिंसिपल सर अभी चपरासी जिस लकी के बारे में बोल के गया है, कहीं वो 2 साल पहले वाला लकी तो नहीं है जिसे एकेडमी से निकाल दिया गया था। आपको अभी भी वो याद है। हाँ वही है, प्रिंसिपल सर ने बोला। सर आपने उसे क्यों बुलाया है, रमेश ने प्रिंसिपल सर पूछा। मुझे कुछ पता चला है, प्रिंसिपल सर ने जवाब दिया। क्या पता चला है सर, रमेश ने पूछा। यही कि 2 साल पहले उसके खिलाफ साजिश हुई थी, प्रिंसिपल सर बोले। किस तरह की साजिश सर, रमेश ने पूछा। ये तो ठीक से नहीं मालूम, इसीलिए तो उसे बुलाया है, प्रिंसिपल सर ने जवाब दिया। चलिए छोड़िए, काम पर ध्यान देते हैं और कुछ बताना है आप सबको, प्रिंसिपल सर थोड़ा रुक कर बोले। नहीं सर हो गया, अब हम चलते हैं, एक एम्प्लॉय बोला। तीनों एम्प्लॉय प्रिंसिपल सर के केबिन से बाहर निकल गए। गेट पर उन्हें लकी और आर्यन मिले, लेकिन उन तीनों ने लकी से कुछ नहीं बोला, सिर्फ लकी को देखकर आगे बढ़ गए। अभी भी आर्यन और लकी गेट पर ही खड़े थे, तभी केबिन से प्रिंसिपल सर की आवाज़ आए, अंदर आ जाओ। प्रिंसिपल सर के बुलाने पर आर्यन और लकी केबिन के अंदर चले गए। दोनों ने प्रिंसिपल सर का अभिवादन किया और प्रिंसिपल सर के कहने पर सामने की कुर्सी पर बैठ गए। तो लकी क्या हाल है, कैसा चल रहा है सब, प्रिंसिपल सर लकी की ओर देखते हुए बोले। पहले तो थैंक यू सर मुझे मिलने के लिए, और रही कैसा चल रहा है सब, तो सर बहुत बुरा चल रहा है, लकी ने जवाब दिया। आर्यन ने बताया कि 2 साल पहले तुम्हारे खिलाफ साजिश हुई थी, जिसके कारण तुम अब सिर्फ जल मंडल के 5वें स्तर के योद्धा रह गए हो, प्रिंसिपल सर लकी से बोले। जी सर ये सच है, खुद देख लीजिए, लकी अपना हाथ फैलाते हुए बोला। वो तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन जब डॉक्टर ने तुम्हें चेक किया था तब क्या बोले थे, प्रिंसिपल सर ने लकी से पूछा। उन्होंने बोला कि मेरे इस चोट का मेरी शक्तियों पर कोई असर नहीं होगा, लकी ने उदास मन से जवाब दिया।
एक तरफ लकी और आर्यन प्रिंसिपल सर से बातें कर रहे थे, दूसरी ओर पूरी एकेडमी में लकी के आने की बात चल रही थी। जब लकी एकेडमी के अंदर आया था उसी वक्त कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने लकी को पहचान लिया था और वो लकी की बातें करने लगे था। धीरे धीरे लकी की आने की खबर डॉक्टर चेतन के पास पहुंच गई। वो बहुत डर गए क्योंकि उन्हें भी मालूम था कि प्रिंसिपल सर के सामने उसका राज आ गया तो प्रिंसिपल सर उसे छोड़ेंगे नहीं। 2 साल पहले की साजिश में शामिल सभी स्टूडेंट्स पहले एकेडमी से जा चुके थे, एक डेमी में सिर्फ डॉक्टर चेतन बचे हुए थे। डॉक्टर चेतन को परेशान देख उनका असिस्टेंट वहां आया, बोला सर क्या हुआ, आपको परेशान लग रहे हैं? कुछ नहीं, तुम जाओ, मुझे कुछ समय अकेले रहना है, डॉक्टर चेतन ने जवाब दिया। दूसरी ओर प्रिंसिपल सर के केबिन में लकी ने प्रिंसिपल सर को 2 साल पहले घटी घटना के बारे में सब कुछ बता दिया था। उसने बताया कि कैसे जय ने उसे घायल किया और कैसे एक लड़की की मदद से उस पर झूठे इल्जाम लगाए। कौन थी वो लड़की, प्रिंसिपल सर ने पूछा। शायद उस लड़की का नाम मालिनी था, वो लड़की मुझसे 1 साल जूनियर थी, लकी ने कुछ सोचते हुए जवाब दिया। इसका मतलब वो अभी भी एकेडमी में ही होगी, प्रिंसिपल सर बोले। होनी तो चाहिए, लकी बोला। प्रिंसिपल सर ने तुरंत गेट पर खड़े चपरासी को अंदर बुलाया और उससे बोले तुम जाओ और सभी प्रोफेसर को मीटिंग रूम में आने के लिए बोलो और मालिनी का पता लगाओ जो 4थे साल की स्टूडेंट है और उसे भी मीटिंग रूम में लेकर आओ। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर चपरासी केबिन से चला गया। उसके जाने के बाद आर्यन बोला, सर हमें भी चलना होगा मीटिंग रूम में। हाँ तुम लोग बाहर रहना और जब मैं बुलाऊं तो अंदर आ जाना। एक काम करो, विजय और आदर्श को भी बुला लो। प्रिंसिपल सर आर्यन से बोले। ठीक है मैं जाता हूँ। विजय और आदर्श को लेकर सीधे मीटिंग रूम पहुंचता हुआ आर्यन बोला। इतना बोलकर आर्यन और लकी केबिन से निकल गए। आर्यन सीधे अपने क्लासरूम के पास पहुंच गया। क्लास खत्म होने ही वाली थी। आर्यन और लकी साथ में खड़े थे। सभी लड़के और लड़कियां आर्यन और लकी को देखते हुए जा रहे थे। दोनों खड़े ही थे कि वहां विजय, धैर्य, आदर्श, कृतिका और वैष्णवी वहां आ गए। आते ही विजय बोला, क्या हुआ आर्यन, सब ठीक गया? हाँ सब ठीक गया, प्रिंसिपल सर ने तुम दोनों को वहां बुलाया है, आर्यन विजय और आदर्श की ओर इशारा करते हुए बोला। लेकिन हमें क्यों, आदर्श ने पूछा। शायद तुम भूल रहे हो, उस डॉक्टर ने तुम्हारा भी गलत इलाज किया था, आर्यन ने जवाब दिया। तो फिर चलो चलते हैं, विजय बोला। सभी साथ चलने लगे। ये देखकर आर्यन बोला, सिर्फ विजय और आदर्श को चलना है, तुम तीनों क्लास अटेंड करो। लेकिन हम क्यों नहीं जा सकते, हमें भी देखना है क्या होता है, वैष्णवी आर्यन ने बोली। वहां मीटिंग रूम के सामने भीड़ लगानी है, जो तुम सब जाओगे, आकर बताता हूँ क्या हुआ, आर्यन तीनों को देखते हैं बोला। आर्यन तुम जाओ, मैं इन दोनों को रोकती हूँ, कृतिका बोली। कृतिका की बात सुनकर धैर्य और वैष्णवी ने मुंह बना लिया और आर्यन की ओर गुस्से में देखने लगे। वही आर्यन उन दोनों के गुस्से को नजरअंदाज करके लकी, विजय और आदर्श के साथ वहां से मीटिंग रूम की ओर चल दिया। कुछ ही देर में चारों वहां पहुंच गए। जब आर्यन वहां पहुंचा तो उसे रूम के अंदर से बहुत सारे लोगों की आवाज आ रही थी। आर्यन बाहर खड़े चपरासी से बोला, क्या सभी प्रोफेसर आ गए? हाँ आ गए, लेकिन तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चपरासी बोला। हमें यहाँ प्रिंसिपल सर ने बुलाया है, आर्यन बोला। आर्यन और चपरासी दोनों बात कर ही रहे थे कि उन सबको बेल की आवाज सुनाई दी, जिसे सुनकर चपरासी रूम के अंदर चला गया। चपरासी के रूम के अंदर जाते ही प्रिंसिपल सर ने उससे पूछा, क्या कुछ लड़के गेट पर आए हैं? हाँ सर आए हैं, 4 लड़के हैं, चपरासी ने जवाब दिया। उन्हें अंदर भेज दो, प्रिंसिपल सर ने कहा। प्रिंसिपल की बात सुनकर चपरासी रूम से बाहर निकल गया और बाहर आकर आर्यन और उसके दोस्तों से बोला, सर तुम सबको अंदर बुला रहे हैं। चपरासी की बात सुनकर आर्यन और उसके दोस्त अंदर चले गए। अंदर जाते ही आर्यन ने देखा कि लगभग 50 प्रोफेसर वहां बैठे थे। उनसे आर्यन कुछ को ही पहचानता था, वो थे उदय सर, माया मैम, उपाध्याय सर। कुछ प्रोफेसर अभी भी क्लास ले रहे थे। लकी ज्यादा प्रोफेसर को पहचानता था। अंदर जाते ही चारों ने सभी प्रोफेसर का अभिवादन किया और सबके सामने खड़े होकर उनके द्वारा कुछ पूछने का इंतजार करने लगे। लकी तुम्हारे साथ क्या हुआ था, सबको बताओ, प्रिंसिपल सर ने लकी ने कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर लकी ने लंबी सांस ली और सभी को 2 साल पहले की घटना बताना शुरू कर दिया। सब कुछ बताते वक्त लकी के आंखों में आंसू थे। एकेडमी से निकाले जाने के बाद लकी टूट गया था, लेकिन वो कभी रोया नहीं। लेकिन आज जब उसे फिर से सब कुछ याद करना पड़ा, वो भी कुछ ही घंटे में 2 बार, तो उसे रोना आ गया। रोते रोते लकी ने सब कुछ बता दिया। जब लकी के बात खत्म हुई तो प्रिंसिपल सर ने विजय और आदर्श को बारी बारी से बोलने को कहा। प्रिंसिपल सर की बात सुनकर आर्यन बोला, उस दिन क्या हुआ था इस दोनों को ठीक कहाँ पता होगा, ये दोनों लगभग बेहोश थे। अगर विजय को मैं और आदर्श को धैर्य सहारा नहीं देते तो ये दोनों एक कदम भी नहीं चल पाते। आर्यन की बात सुनकर प्रिंसिपल सर बोले, तो तुम बताओ क्या हुआ था उस दिन। प्रिंसिपल सर ने कहने पर आर्यन ने फाइट वाले दिन की सारी बात बता दी कि कैसे आदर्श और विजय घायल हुआ और इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर विजय को आर्यन खुद और आदर्श को धैर्य लेकर गया और वहां डॉक्टर चेतन ने क्या कहा। आर्यन और लकी की बात सुनने के बाद सभी प्रोफेसर एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब कैसे हो गया। क्या एकेडमी में ये सब पहले से चले आ रहे थे? सभी प्रोफेसर एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि एक खूबसूरत लड़की मीटिंग रूम में आए। उस लड़की के आते ही सबने उस लड़की की ओर देखा। आखिर कौन है वो लड़की और क्या लकी को न्याय दिला पाएगा, आर्यन जानने के लिए सुनिए सुपर आर्यन का अगला एपिसोड।